नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लाल किले पर हमले के दोषी आतंकी को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी है। पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 22 साल पहले लश्कर के आतंकी ने हमला किया था और इस मामले के जो दोषी आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। 22 साल पहले लश्कर ए तैयबा के आतंकियों पर लाल किले पर हमले का आरोप था और तब जांच पड़ताल की गई तो जो दोषी करार दिए गए उन्होंने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई, लेकिन पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। और अब आखिरी जो उम्मीद की किरण दिखती है वो राष्ट्रपति दिखते हैं, जहां पर अब दोषी याचिका लगा करके जान की भीख मांग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा है। लाल किले हमले के दोषी की मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। और गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। अब से ठीक करीब 1 घंटे बाद 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकते हैं चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गुजरात चुनावों का ऐलान हो जाएगा। उम्मीद की जा रही कि पिछली बार की तरह 2 चरणों में इस बार भी मतदान करवाया जाएगा और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में वोटिंग कराई जा सकती है। हालांकि खबरें यह भी है कि चुनाव आयोग जो नतीजों का ऐलान है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान के साथ ही करेगा गुजरात का भी, और वही तारीख मुकर्रर करेगा नतीजों के लिए। फिलहाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। ये लगभग तय माना जा रहा है। 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं गुजरात में, जैसा कि पिछली बार हुआ था। दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में, पहले सप्ताह में उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग करा ली जाएगी। जबरदस्त चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से किया गया है गुजरात के लिए। इन सब के बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए एक बार फिर से अमित शाह देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य एक और मीटिंग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे बीजेपी का जो शीर्ष धड़ा है वो लगातार गुजरात का दौरा कर रहा है। प्रधानमंत्री हाल ही में 3 दिनों का दौरा खत्म करके आए हैं और अब खबरें यहां तक है कि 6 तारीख को फिर गुजरात का रुख कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले अमित शाह एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं इस वक्त। कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि आज गुजरात चुनाव का ऐलान हो जाएगा और 2 चरणों में वोटिंग कराई जा सकती है और हिमाचल के साथ गुजरात के भी नतीजे आ सकते हैं। तो फिलहाल राजीव तिवारी का रुख करते हैं। दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मेहुल झाला गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी बहुत सक्रिय गुजरात में दिखाई दे रही है। रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या हम उनसे समझेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे चुनाव का ऐलान होगा। राजीव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे मौजूद हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर। राजीव, अब थोड़ी देर का इंतजार है। इलेक्शन कमीशन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आधिकारिक तौर पर यह पता चल जाएगा कि गुजरात में किन किन तारीखों में चुनाव होंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होगी और इस प्रेस वार्ता में उम्मीद जताई जा रही है कि
गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। सूत्रों से जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि गुजरात में 2 चरण में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है, क्योंकि 2017 में जो है 2 चरणों में जो है मतदान प्रक्रिया रखा गया था और इस बार भी इसी तरह की तैयारी है। बताया जा रहा है कि नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही 1 या 2 तारीख को पहले चरण में, 4 या 5 तारीख को दूसरे चरण में मतदान प्रक्रिया वहाँ पर संपन्न कराई जा सकती है। और मतगणना जो कि हिमाचल प्रदेश में चूंकि 12 नवंबर को मतदान प्रक्रिया है और मतगणना जो है रखा गया है 8 दिसंबर को, तो 8 दिसंबर को ही जो है गुजरात चुनाव के भी नतीजे आएंगे। इस तरह की तैयारी चल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे चुनाव आयोग में पूरी तैयारी चल रही है और 12 बजे प्रेस वार्ता होगी और उस समय सब कुछ साफ हो जाएगा। उम्मीद यही है कि नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट में जो है 2 चरण में मतदान वहाँ पे कराया जाएगा। जी ठीक है, रवि सराफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, कांग्रेस कहां दिखाई दे रही है? पिछली बार हमने देखा बहुत फाइट कांग्रेस ने की थी और 77 सीटों तक कांग्रेस पहुंच गई थी। हालांकि फिर यह आंकड़ा घट करके उपचुनाव हुए तो घट गया था। लेकिन मेरा सवाल है कि राहुल गांधी क्या चुनाव के ऐलान के बाद गुजरात जाएंगे या फिर भारत जोड़ो यात्रा को वो कंटिन्यू करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी दिखाई देती है? कुंदन, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। हालांकि एक हफ्ते में जो है छुट्टी होती है एक दिन, तो ऐसे में छुट्टी वाले दिन राहुल गांधी गुजरात में आपको नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हुए। पर रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी ने इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बदल दिया है। कांग्रेस पार्टी साइलेंट मोड में प्रचार कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेताओं से हमने बातचीत की। बड़े नेताओं का ये कहना है कि हम साइलेंट मोड में प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो संगठन के जो नेता हैं, गुजरात प्रदेश के जो नेता, उन्हें ही लगाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने स्थानीय भाषा में अपने लोगों से मुलाकात करें, डोर टू डोर कैंपेन करें और जितना हो सके जितना से ज्यादा लोगों से आप संपर्क करें। इस अभियान में फिलहाल कांग्रेस पार्टी चल रही है और आप देखेंगे तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी स्टार कैंपेनर के तहत ग्राउंड में उतरेंगे, प्रचार करेंगे। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी आपको गुजरात में नजर आएंगे जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने फोकस किया है डोर टू डोर कैंपेन पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करने का और इसी के तहत कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार अभियान का आगाज कर चुकी है और लगातार जो वहाँ के नेता हैं वो लोगों से ज्यादा से ज्यादा संपर्क कर रहे हैं, अपने मुद्दे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस का दावा है कि साइलेंट तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता नेता है वो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये नफे? मेहुल झाला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेहुल, पिछली बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस टक्कर देगी और टक्कर कांग्रेस ने दिया भी। मेरा सवाल यह है कि क्या इस बार जो बीजेपी ने सबसे बड़ा लक्ष्य रख दिया है 150 प्लस सीटें जीतने का, कम से कम 150 सीटें जीतने का, इसमें बीजेपी को एज दिखता है क्या? बीजेपी सरप्लस में दिखाई देती है क्या? क्योंकि इस बार ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है और ना ही कुछ ऐसे नेता वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो वहां के मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हो। देखिए, पिछली बार 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 150 प्लस का टारगेट रखा था, पर 3 आंकड़ों पर नहीं पहुंच पाई थी भारतीय जनता पार्टी। मैं कांग्रेस की बात करूं कि कांग्रेस ने पिछली बार 77 सीटें जीतकर बड़ा दमखम दिखाया था। ये केवल एक संयोग हो सकता था कि अगर शंकर सिंह वाघेला समेत जो 10 से 12 लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए, इसके लिए समझा जा रहा है कि सरकार शायद नहीं बन पाई थी। इतना ही अंतर रह गया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने में। इस बार का देखा जाए तो कांग्रेस साइलेंटली प्रचार इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पर जितने अभी 66 जो विधायक हैं, 62 विधायक हैं, उनका टिकट तय माना जा रहा है। हो सकता है कि 8 से 10 विधायकों का टिकट कटे, पर भारतीय जनता पार्टी में आज जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सुधीर गुप्ता, ये जो बैठक ले रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है गांधीनगर के कमलम में। इसमें प्रत्याशियों पर मंथन होना है। आज पहले 43 सीट पर किस को चुनाव मैदान में उतारा जाए, इस पर मंथन होगा। लगातार 3 दिन तक ये बैठक चलनी है। गृह मंत्री अमित शाह तीनों दिन बैठक लेंगे। इसके बाद ये समझा जा रहा है, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि तकरीबन 35 से 45 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये बड़ी एक ठीक है, लिस्ट पर नजर बनाए रखिएगा। मैं लौटता हूं आपके पास। नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे दिल्ली से। नमित, हमें लग रहा है कि गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार किया है उसमें कांग्रेस कहीं तस्वीर से हटती हुई दिखाई दे रही है, तस्वीर में गायब दिखाई दे रही है। मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी को क्या उम्मीद है गुजरात को लेकर के?
देखिए, उम्मीद का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कुंदन कि आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है अब तक गुजरात के अंदर जिन्होंने 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तकरीबन मंगलवार की बात करें तो 8वीं लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की थी। अब तक कुल मिला के बात करें तो 108 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पार्टी कितनी उत्साहित है, कितनी एक्साइटेड है और कितनी एक्टिव गुजरात के अंदर नजर आ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इससे पहले दिल्ली और पंजाब के अंदर अपनी गारंटियों के बल पर सरकार बनाई थी और उसी तरीके की गारंटियां आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर भी जनता को दी है। अब सवाल यह कि जो गारंटियां गुजरात की जनता को आम आदमी पार्टी ने दी हैं, क्या उन गारंटियों पर भरोसा गुजरात की जनता करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आते हैं जो आज 12 बजे चुनाव का ऐलान किया जा रहा है। पिछली बार की बात करें तो 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को गुजरात के अंदर 2 फेसों में वोटिंग हुई थी, लेकिन जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं इस बार 2 दिसंबर पहला फेज और दूसरा फेज जो है वो 5 दिसंबर या 6 दिसंबर हो सकता है। हालांकि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले अगर हम 27 सालों की बात करें तो बीजेपी लगातार वहां पर सरकार बना रही है, लेकिन इस बार जो राजनीतिक पंडित मान रहे हैं जितना आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, जितना आम आदमी पार्टी को वोट शेयर बढ़ेगा उतना नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आशिफ इकबाल हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आशिफ जी बताइए, ये जो चुनाव है दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है या फिर कांग्रेस कहीं तीसरे नंबर पर शिफ्ट होती हुई दिखाई रही। चुनाव प्रचार की बात करो, नतीजे क्या होंगे वो हमें देखना पड़ेगा, शायद 8 तारीख का इंतजार करना पड़े क्योंकि हिमाचल के साथ ही नतीजों का ऐलान होगा। मेरा सवाल है कि जो चुनाव प्रचार क्या की हमने धार देखी है, जिस तरीके से बीजेपी लगी रही, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगी रही, लेकिन क्या कांग्रेस उस हिसाब से एक्टिव दिखाई दी? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कुंदन, सबसे पहले तो ये चुनाव जो है ये हम सब लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जितने भी सहयोगी हमारे साथ हैं ये सब ग्राउंड जीरो के हीरो हैं, क्योंकि तमाम जो चुनाव हम कवर करेगी न्यूज़ इंडिया, तमाम जो पल पल की जानकारियां इकट्ठा करेगी इन्हीं तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो के जरिए। और आप खुद ग्राउंड पर रहेंगे तो ये साफ है कि न्यूज़ इंडिया पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि सबसे पहली तैयारी खुद को करनी होती है, उसके बाद तमाम लोगों की तैयारियों का हम आकलन करने वाले हैं। तो साफ तौर पर है कि न्यूज़ इंडिया पूरे तरीके से मुस्तैद है, तैयार है और इस गुजरात के पल पल की जानकारी इकट्ठा करके तमाम हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि गुजरात का चुनाव पूरे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं के हैं, गृह मंत्री वहीं के हैं और प्रधानमंत्री का जो रिश्ता है, खास तौर पे देखिए प्रधानमंत्री बहुत सारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए हैं, जिस राज्यों से आते थे, जिस राज्यों से उनका रिश्ता रहा है वो तमाम चीज़ें अलग देखी। लेकिन खास तौर पे अगर नरेंद्र मोदी की बात करें हम, तो नरेंद्र मोदी का रिश्ता गुजरात से किस तरीके से है ये आप समझिए कि अगर गुजरात में कोई भी हादसा होता है, कोई भी घटना होती है, कोई भी खुशी होती है, उसमें वो पार्टिसिपेशन जरूर करते हैं, उसमें वो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाते हैं एक गार्जियन होने के नाते। तो आप सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए गुजरात का चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कुंदन कि हमारे तमाम जो इस वक्त ग्राउंड पे जो मौजूद हैं, हमारे ग्राउंड के जो हीरो हैं, साफ तौर पे चाहे राजीव तिवारी हो, रवि सर्राफ हो, नमित त्यागी हो, पीयूष शुक्ला हो या फिर हमारे जो गुजरात के हीरो हैं वो अगर हम मेहुल झाला की बात करें तो ये सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम लोगों की तैयारियां ही ये पल पल की जानकारी जो इकट्ठा करेंगे वही दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे और दर्शकों को ये बताएंगे कि आखिर न्यूज़ इंडिया क्यों सबकी पसंद है, गुजरात में क्यों लोग न्यूज़ इंडिया को पसंद करते हैं। उसके पीछे ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने ग्राउंड पे बहुत वर्क किया है। आप एक 182 सीटों में अगर आप एक सीटों का आकलन करेंगे गुंदन, तो आपको सारी जानकारी यहां मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपने ठीक कहा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियों की बात है वो साफ तौर पे है कि बीजेपी से सबका मुकाबला हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। बिल्कुल, हमारे साथ पीयूष शुक्ला बीजेपी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए। पीयूष, हम तो देख रहे हैं बीजेपी एक्टिव है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री, ऐसा लग रहा है खबरें यहां तक आ रही है 6 तारीख को फिर से गुजरात जाएंगे, चुनाव के ऐलान के बाद ये पहला दौरा होगा। क्या 6 तारीख को ऐसा माना जाए, क्योंकि 3 दिन के दौरे में 2 दिन वेस्ट हो गया मोरबी हादसे के बाद, क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होने वाला है? ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री एक बार फिर से गुजरात जाएंगे, तय हो जाएगा? देखिए, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री गुजरात के वलसाड़ और सुरेंद्रनगर ये 2 जगह पर 2 बड़ी रैली कर सकते हैं 6 तारीख को, और वो दोबारा गुजरात के दौरे पर हो सकते हैं। खुद इस वक्त गुजरात में देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। गुजरात में चुनावी रणनीति क्या होगी और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन होगा, इसको लेकर गांधीनगर कमला भी हो रही है, जहां स्क्रीनिंग की जा रही है। इस स्टेट चुनाव कमेटी की बैठक है जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाल गुजरात के बड़े चेहरे दिल्ली में नजर आते हैं। ठीक है पीयूष, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। आशिफ जी, एक बार फिर से मैं सवाल लेना चाहता हूं, पिछले बार चुनाव में 2017 में ऐसा लग रहा था
कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे हैं और कुछ लोग भी हैं, कुछ चेहरे भी हैं जो नए जुड़े थे और जिन पर दारोमदार था कांग्रेस को जीत दिलाने का। अब तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस से कोई जुड़ नहीं रहा है, कोई मुद्दे गुजरात के स्पेसिफिक उठाए नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है जिसके आधार पर कांग्रेस जो है स्पेसिफिकली गुजरात में बीजेपी को घेर रही हो। बिल्कुल कुंदन, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे याद है कि 2017 का चुनाव भी आपने कवर किया था, ग्राउंड पे थे, इसलिए आपको यह अनुभव है। साफ तौर पे आप समझिए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप कहें तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को वॉकओवर दे दिया है। तमाम जो उनके मुद्दे थे वो आम आदमी पार्टी ने हाईजेक कर लिया है और आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति खूब अच्छे तरीके से दर्ज कराई है। आप सोचिए जरा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, क्योंकि जैसा नमित बता रहे थे कि तैयारियों का जायजा खुश तरीके से साफ तौर पे वो ग्राउंड पे भी ले रहे हैं, और जिस तरीके दोनों मुख्यमंत्री इस वक्त गुजरात में बैठे हुए हैं वो साफ तौर पे एक एक सीट पे वो मॉनिटर कर रहे हैं। आप सोचिए ना कि तमाम जो उम्मीदवारों का चयन है वो भी गुजरात में बैठ के किया जा रहा है, उम्मीदवारों की घोषणा भी गुजरात में बैठ के की जा रही है। सबसे दिलचस्प यह है कि अभी तक कांग्रेस की उम्मीदवारों की जहां घोषणा होने की बात चल रही है वहां आम आदमी पार्टी ने उससे आगे बढ़कर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, चुनावी तैयारियों में भी जुट गए हैं। और मैं एक और जानकारी दे दूं आपको, राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद है, पंजाब के प्रभारी हैं, वो इस वक्त गुजरात में हैं और वो लगभग 1 महीने से ज्यादा से कैंपेन कर रहे हैं। मैं एक सवाल रवि से लेना चाहूंगा। रवि, एक सवाल का जवाब बताइए कि आज सुबह सुबह सबको मालूम है कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक तंजिया ट्वीट किया है, एक बड़ा सा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और उसके साथ उन्होंने 3 बंदरों का डिजाइन वहां पे एक मेम की तरह यूज किया है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, एक व्यंग है कांग्रेस पार्टी की ओर से और ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग हो या फिर भारतीय सरकार के जितने भी संस्थान है उस पर सवाल लगातार उठाते रहिए, तो इसी के जरिए एक तंज कसने की चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है। और जहां तक ग्राउंड की बात है तो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को वो बिल्कुल बदली हुई है। कांग्रेस पार्टी इस बार संगठन पर अपना अंदरूनी काम कर रही है और उनका दावा है कि वो ग्राउंड पर मजबूत है। उनके अनुसार वो लगातार उनके जो नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक मुद्दों की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय मुद्दे तो है, पर उसके अलावा जो गुजरात, रवि आप बने रहिएगा, राजीव से एक सवाल ले लेते हैं। रवि आप बने रहिए, राजीव से एक सवाल ले लें हम लोग। राजीव, चुनाव आयोग कितनी तैयार है? चुनाव आयोग ने कितनी तैयारियां कर रखी हैं? और आप खुद इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ग्राउंड पे हैं, क्या तैयारियां हैं उसकी? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और चुनाव आयोग के सूत्र ही बता रहे हैं कि इस बार जो है 2 चरण में मतदान प्रक्रिया वहाँ पे पूरी कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या जनमानस को अवेयर करने की बात की जाए, वोटर आईडी कार्ड भी बनवाने के लिए समय समय पर चुनाव आयोग ने अपील किया वहाँ के जनमानस को, तो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मतगणना का जो डेट रखा गया, जो सूत्र बता रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वह 8 दिसंबर ही रहेगा और 8 दिसंबर के पहले ही जो है 2 चरण में मतदान प्रक्रिया वहाँ पर कराई जाएगी। जो सूत्र बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि पहले चरण का जो मतदान होगा वो 1 या 2 तारीख को कराया जा सकता है और दूसरे चरण का जो है 4 या 5 तारीख को, इन दोनों तारीखों में कोई तारीख तय किया जाएगा। 12 बजे सब कुछ साफ हो जाएगा। राजीव आप बने रहिए, राजीव आप बने रहिए, राजीव आप बने रहिए। पीयूष आपको आवाज मिल रही है? पीयूष आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है आसिफ जी आपकी। बिल्कुल, आप ये बताइए कि गुजरात जाने की और गुजरात पे रहने की और बीजेपी की तैयारियों की, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ताज को बचाए रखना। ताज छीनने वाले की मेहनत ज्यादा होती है, उससे ज्यादा मेहनत ताज को बचाए रखना है। तो बीजेपी कितनी तैयार है अपनी ताजपोशी को और ताज को बचाए रखने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही गुजरात के ग्राउंड पर खेलना शुरू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और मई में इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा मंदिर में एक बड़ी रैली कर किया था, जिसमें उन्होंने नैनो यूरिया प्लांट की भी शुरुआत गुजरात की धरती से की थी। उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गुजरात से जुड़े तमाम मंत्रियों के दौरे होते रहे, अलग अलग दौरे चले। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा में कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, कई सारे सांसद, कई सारे विधायक और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अलग अलग विधानसभा का ये तैयारी तो ऐसा लगता है पूरी सरकार का चेहरा और पूरी कैबिनेट को बदलने के साथ ही शुरू हो गई थी। मेहुल झाला हमारे साथ मौजूद है। मेहुल, क्या जो नाराजगी, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, सत्ता विरोधी लहर की बात होती है, मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरी कैबिनेट को हटा करके मुख्यमंत्री के चेहरा को बदल करके, मुख्यमंत्री को बदल करके, क्या उस एंटी इनकम्बेंसी को काट दिया है बीजेपी ने?
देखिए, कोविड काल में जिस तरह से एक यात्रा निकाली थी, जिनका जिम्मा परसोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया को दिया गया था, 5 केंद्रीय मंत्रियों को दिया गया था, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी और यात्रा के दौरान ये पाया गया कि कोविड काल में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ नाराजगी आई है। क्योंकि सूरत का मामला हो, अहमदाबाद का मामला हो, अस्पताल नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, उसके बाद तुरंत ही इन 5 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट देने के तुरंत पश्चात, ठीक है मेहुल बने रहे हमारे साथ। आशिफ इकबाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है न्यूज। आशिफ जी, मैं जानना चाहता हूं 2007, 12 और 17 की बात करें तो बीजेपी का ग्राफ घटता जा रहा है। 27, 17 और 99 तक हम पहुंच गए, 15 और 99 तक पहुंच गई बीजेपी 2017 में। क्या यह ग्राफ घटेगा या फिर बीजेपी ने जो टारगेट रखा है 150 का, उसके आसपास भी बीजेपी पहुंच सकती है? बिल्कुल, एक बहुत लाजमी है। और आपने जो सवाल किया था इससे पहले मेहुल झाला से, बस वही इसका जवाब है। क्योंकि साफ तौर पे है कि सरकार ने अपनी दशा दिशा तमाम चेहरे बदले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बेहतरी के लिए है या फिर उनकी जो प्रॉब्लम थी वो अभी तक दूर नहीं हो पाई है। यही सबसे बड़े सवाल का जवाब है कुंदन। और इस सवाल के जवाब के लिए तमाम पार्टियां बहुत मुस्तैद है। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है कि सरकार के चेहरे बदल दिए, तमाम चीजें बदल दी हैं, तो क्या वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है? बिल्कुल, इसका जवाब लगता है कि 8 तारीख को ही मिलेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख हिमाचल प्रदेश के जब नतीजे आएंगे तब गुजरात के भी नतीजे आएंगे। फिलहाल आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होगी। चुनाव आयोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए, खबरें हम तक पहुंचाने के लिए।